नमस्ते गुरुकुलियंस। हिंदी के एक और वीडियो कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पुस्तक कृतिका के दूसरे पाठ जो मृदुला गर्ग द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें, उस पर चर्चा करेंगे। पाठ के सारांश को जानने से पहले हम पाठ की लेखिका के जीवन के विषय में संक्षेप से जान लेंगे। मृदुला गर्ग जो हिंदी की लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है, उनका जन्म 25 अक्टूबर सन 1938 को पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। इन्होंने उपन्यास, निबंध, कहानी तथा नाटक को मिलाकर के लगभग 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप, जादू का कालीन, चितकोबरा, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, ये इनकी प्रमुख व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनके हिस्से की धूप तथा जादू का कालीन, ये दो ऐसी रचनाएं हैं जिनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके साथ साथ भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा मृदुला गर्ग को भी सम्मान दिया गया, जिसके अंतर्गत सन 2004 में उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान इत्यादि भी दिए गए। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज के पाठ का सारांश। पाठ के प्रारंभ में लेखिका सबसे पहले अपनी नानी का वर्णन करती है। लेखिका की जो नानी है उसके विषय में बताते हुए लेखिका कहती है कि यद्यपि उसने अपनी नानी को नहीं देखा, उसका प्रमुख कारण था कि उसके जन्म से पहले ही लेखिका की नानी की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका बताती है कि उसने अपनी नानी से कभी कहानी नहीं सुनी, लेकिन उनकी जीवन के प्रेरक किस्सों के बारे में उन्होंने बहुत सुना है। वो कहती है कि उनकी जो नानी थी वो अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी, जिसका विवाह एक विलायती वेशभूषा या परिवेश से के रंग में रंगे व्यक्ति से हुआ था। उनके नाना जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद जो वो भारत वापस लौटे तो वह पूर्ण रूप से विलायती परिवेश में बदल चुके थे। उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली बिल्कुल विलायती या जो हम कह सकते हैं कि विदेशियों जैसी हो गई थी। इसके बावजूद लेखिका की नानी वही अपना साधारण जीवन व्यतीत करती थी तथा उन्होंने कभी भी अपने पति की जीवन शैली का विरोध नहीं किया। परंतु जब लेखिका की नानी को यह अनुभव हुआ कि इतनी कम उम्र में उनकी जो मृत्यु है वो नज़दीक है, तो उन्होंने अपनी बेटी के विवाह के लिए अपने पति को कहकर के उनके प्रिय मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाया। जब लेखिका की माँ ने प्यारेलाल शर्मा को बुलाया तो उसके इस निर्णय को जानकर के परिवार के सभी जो सदस्य थे वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि लेखिका की जो माँ थी वो दूसरे व्यक्तियों के सामने तो क्या, स्वयं अपने पति के सामने भी मुख खोल करके बात नहीं करती थी, और वो आज किसी पराये मर्द को से बात करने के लिए उसे घर बुला रही है। इस निर्णय को जानकर के सभी आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन जब प्यारेलाल जी घर पर आते हैं तो लेखिका की माँ उनसे वचन लेती है कि और कहती है कि मेरी लड़की के लिए जो वर है वो आप ढूंढ करके लाओगे, और साथ ही एक शर्त रखती है कि वह जो वर होगा, मेरी लड़की का जो वर होगा वह एक क्रांतिकारी होगा या स्वतंत्रता आंदोलन आपकी तरह स्वतंत्रता सेनानी होगा। वह मेरे पति की तरह अंग्रेज़ों की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं होगा। लेखिका की नानी के ऐसे विचारों को सुनकर के ज्ञात होता है कि लेखिका की जो नानी थी वो बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय औरत थी, जिसको स्वतंत्रता बहुत प्यारी थी। वह गुलामी अर्थात प्रतंत्रता को पसंद नहीं करती थी।
इसके साथ ही दूसरा जो हमारा स्टेप है उसमें लेखिका अपनी माँ के वैवाहिक जीवन का वर्णन करती है। लेखिका की माँ का वैवाहिक जीवन, जिसका वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि मेरी नानी की इच्छा के अनुसार मेरी माँ का विवाह अर्थात शादी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई और एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुई। इसे स्वतंत्रता सेनानी जो मेरे पिताजी थे वो अधिकतर सभी स्वतंत्रता के आंदोलनों में अपना सहयोग देते थे, जिस कारण जब उन्होंने आईसीएस की परीक्षा देनी चाही तो उनको आईसीएस की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। अब जब उनको आईसीएस की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया तो लेखिका कहती है कि उनके पास पुश्तैनी धन नहीं था और पुश्तैनी धन ना होने के कारण घर की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ गई थी। इस कारण लेखिका की माँ को मजबूर होकर के अपनी माता और गांधी जी के विचारों को अपना करके जीवन जीना पड़ा। अपनी माँ के शारीरिक व्यक्तित्व का या शारीरिक दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि शारीरिक रूप से लेखिका की जो माँ थी वो काफ़ी दुबली पतली थी। वो कहती है कि वो इतनी दुबली पतली थी कि खादी की साड़ी उनसे संभाली नहीं जाती थी। उसकी जो दादी थी वो उसकी लेखिका की माँ की शारीरिक दुर्बलता के कारण उसका मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहती है कि जो लेखिका थी, लेखिका की माँ जो थी उसका घर में रोब था, सभी उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। उसके दो प्रमुख कारण थे। सबसे पहला प्रमुख कारण था कि ससुराल के जो लोग थे वो दूसरे भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले ही उनका लड़का एक क्रांतिकारी था लेकिन घर में उसके ससुर का रोब था और वह ससुर जो क्या था वो अंग्रेजों की आज्ञा का पालन करने वाला था, वो अंग्रेजों का भक्त था। इस प्रकार लेखिका कहती है कि परिवार में एक क्रांतिकारी जो लड़का है उसकी जो पत्नी है वह भी क्रांतिकारी विचारों की थी। उसका क्रांतिकारी विचारों का होना इस परिकथा में जो है और रोमांच पैदा करता है। दूसरा, लेखिका कहती है कि जो मेरी माँ थी उसका जो व्यक्तित्व था वो बड़ा ही प्रभावशाली था। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थी, इसलिए उन्हें घर के काम के लिए कोई कुछ नहीं कहता था। हाँ, घर के काम को करने के लिए उसकी सलाह जरूर ली जाती थी कि ये काम किस तरह से करना है, किस तरह हमें ये काम करना है, वो किस तरह से करना है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह की सलाह उनसे जरूर ली जाती थी। और उनके द्वारा दी गई सलाह पत्थर पर लकीर के समान होती थी। लेखिका की जो दादी थी और लेखिका की माँ की अर्थात जो सास थी या उसकी जो जेठानियाँ थी या स्वयं लेखिका के पति ही घर के कार्यों को स्वयं संभाल लेते थे, लेखिका को घर के काम करने के लिए नहीं कहते थे। अब तीसरा जो है पॉइंट है हमारा है कि लेखिका की माँ का व्यवहार। तीसरा जो पॉइंट है माँ का व्यवहार। व्यवहार कैसा था उनका? लेखिका कहती है कि उनकी माँ के मन में आज़ादी का जुनून था और वह आज़ादी के उस जुनून को दूसरों के अनुसार नहीं अपने अनुसार उसका पालन करती थी। लेखिका कहती है कि मेरी जो माँ थी वो अन्य भारतीय महिलाओं से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कभी भी दूसरी भारतीय माँओं की तरह ना तो कभी भी अपने बच्चे का लाड प्यार किया, ना कभी उन्हें खाना खिलाया, ना उनकी देखभाल की। इसके दो प्रमुख कारण थे। लेखिका कहती है कि इसके दो प्रमुख कारण थे। एक कि लेखिका की माँ को घर के किसी भी काम में रुचि नहीं थी और दूसरा कारण था उनकी बीमारी। इस कारण लेखिका की माँ का अधिकतर जो समय है वो या तो किताबों को पढ़ने में व्यतीत होता था या जो है संगीत सुनने में व्यतीत होता था
या साहित्य पर चर्चा करने में व्यतीत होता था। और यह सब कार्य वो बिस्तर पर लेटे लेटे करती थी। लेकिन ये नहीं है, लेखिका कहती है कि उसकी जो माँ थी वो घर के कोई भी काम नहीं करती थी। इसके बाद भी घर के सभी सदस्य और दूसरे व्यक्ति, घर के बाहर के सदस्य, वो सब लेखिका की माँ का सम्मान करते थे। उसके प्रमुख 2 कारण बताए हैं उन्होंने। सबसे पहला कि लेखिका की जो माँ थी वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। और दूसरा कारण जो लेखिका बताती है वो कहती है कि वो एक की गोपनीय बात को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करती थी। यानी कि अगर एक ने किसी को, लेखिका की माँ को किसी एक व्यक्ति ने अपनी कोई गुप्त बात बता दी है या कोई बात बताई है, तो लेखिका की माँ कभी भी उस बात को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करती थी। ये 2 प्रमुख गुण लेखिका के माँ के अंदर थे, जिसके कारण घर के लोग जो है वो उसका सम्मान करते थे और जो बाहर के लोग हैं वो उसके मित्र बने हुए थे। लेखिका कहती है कि उसकी माँ जो थी ना, वो हम भाई बहनों की एक अच्छी दोस्त थी, दोस्त ही थी। माँ की तरह उन्होंने कभी भी हमारा पालन पोषण नहीं किया। हाँ, जो हमारे पिताजी थे उन्होंने जो मातृ प्रेम है उसकी कभी हमें कमी नहीं होने दी। इसके बाद जो हमारा अगला जो बिंदु है वो है निजत्व को प्रोत्साहन। निजत्व का अर्थ होता है अपनेपन का। तो लेखिका कहती है कि उनके परिवार में निजत्व की भावना को प्रोत्साहित किया जाता था, यानी कि अपनेपन का, किसी प्रकार का कोई किसी के जीवन में किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं था। वो उसका उदाहरण देते हुए कहती है कि अगर हमारे घर में किसी एक व्यक्ति की चिट्ठी आई है तो उस चिट्ठी में क्या लिखा है सिर्फ वो जिस व्यक्ति की वो चिट्ठी है वही जानता था और दूसरा उससे जानने की कोशिश भी नहीं करता था। चाहे एक बहन ने अपनी दूसरी बहन को ही चिट्ठी क्यों ना लिखी हो, उस चिट्ठी की गोपनीयता सिर्फ उसी तक सीमित रहती थी, दूसरा उसके बारे में जानने की जो है वो कोशिश नहीं करता था। ये क्या था? यही कारण है कि उनके परिवार में निजत्व की भावना को प्रोत्साहित किया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कालांश में हमने लेखिका की नानी के विषय में जाना, लेखिका की माँ के वैवाहिक जीवन के विषय में जाना और लेखिका की माँ का जो व्यवहार था, वशिष्ठ जो व्यवहार था दूसरों के प्रति, वो कैसा व्यवहार करती थी उसके विषय में जाना, साथ के साथ निजत्व की प्रोत्साहन के बारे में जाना। इसी वीडियो कालांश के एक और पार्ट के साथ हम नेक्स्ट एक और कालांश के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।